हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम समझेंगे आईएफआर। आईएफआर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हुई हैं। फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं ना, तो पार्टनरशिप फर्म ने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है। अब वो टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। अब ऐसे केस में मार्केट के अंदर हमने तो एक बुक वैल्यू पे खरीदी है, तो मार्केट के अंदर वो बुक वैल्यू पे सेम ही रहेंगी ऐसा तो जरूरी नहीं है। मार्केट तो फ्लक्चुएट करती रहती है, तो मार्केट में अप डाउन होने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट में भी अप डाउन होता रहता है। अगर अप हुई है, वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो हमारे लिए फायदा है, राइट। लेकिन अगर जितने में हमने खरीदी है उससे डाउन चली गई वैल्यू, फिर तो लॉस हो जाएगा ना। तो दोनों ही केस में बेटा, अगर वो सेम रहती है तो हमारी एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड होंगी, अगर वो इंक्रीज कर जाती है तो क्या क्या प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा, और अगर वो डिक्रीज कर जाती है तो ये लॉस कौन कितना किस रेशो में शेयर करेगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं आईएफआर क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसको बोलते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से स्पेसिफिकली बनाया जाता है। ये स्पेसिफिक रिजर्व की कैटेगरी के अंदर आता है। इसको किसी और दूसरे एक्सपेंस या लॉस को एडजस्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता। ये स्पेसिफिक रिजर्व है, पढ़े हैं ना, जर्नल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, तो ये स्पेसिफिक वाला है। या तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होगा, अदरवाइज ये किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। अगर बचा हुआ है तो वो सारा का सारा फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टनर्स को फायदा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जो प्रॉफिट मिलना है वो तो मिलेगा ही, और ये रिजर्व वाला जो पैसा जो कि यूज नहीं हुआ वो भी उन्हें मिलेगा। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशंस पढ़ लेते हैं। इसकी मेनली जो है जर्नल एंट्रीज ही आती हैं, तो समझ लेते हैं एक बार क्या होती हैं। आईएफआर बेसिकली वो रिजर्व है जो फ्लक्चुएशंस को हैंडल करने के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पे हमने दो तीन वैल्यू पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ी है मार्केट वैल्यू, है ना, दूसरा हमने बुक वैल्यू। अब ये समझ लेते हैं पहले, बुक वैल्यू क्या थी, जितने में हमने खरीदी थी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट के अंदर हमारी उस इन्वेस्टमेंट की आज कितनी वैल्यू है, उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। जैसे कि सपोज हमने कोई मशीनरी खरीदी थी, 10 लाख में खरीदी थी। अब मार्केट के अंदर उस मशीनरी की वैल्यू जो है डेप्रिशिएट होके या जैसे भी उसकी वैल्यू, या मॉडल पुराना हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी वैल्यू घट गई। अब हमारे पास तो 10 लाख की रिकॉर्ड थी ना, मार्केट के अंदर वो सपोज हमारा जो डेप्रिसिएशन वगैरह था वो भी करके हमारे इतना वो नहीं हुआ, बुक वैल्यू अभी भी हमारी जो है सपोज 50,000 का डेप्रिसिएशन लग भी गया तो भी 9,50,000 की है, लेकिन मार्केट के अंदर वो जाके 8 लाख की हो गई, तो हमें तो यहाँ पे लॉस हो गया ना। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट की जाएंगी, कंसीडर की जाएंगी, और इन दोनों को कंपेयर करके पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना, तो इस रिजर्व के पैसे को यूज करना है या नहीं करना है, ये सब चीजें हमें इन दोनों वैल्यू के कंपैरिजन से पता चलेंगी। क्लियर। अब यहाँ पे इन दोनों के बाद में या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा, और अगर लॉस होगा तो जो डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे अलग अलग सिचुएशंस में। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि आईएफआर, अगर हमारे पास जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू के इक्वल ही रहती है, इक्वल है, तो क्या किस तरह से रिकॉर्डिंग होगी, किस तरह से ट्रांजेक्शन्स होंगी, उस सिचुएशन को पढ़ लेंगे। तो ये केस नंबर 1 मान लेते हैं। सेकेंड केस मान लेते हैं कि हमारी जो मार्केट वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, दैट इज मोर देन बुक वैल्यू। मजे आ गए, मोर देन बुक वैल्यू। हमने 10 लाख में खरीदी थी और मार्केट के अंदर आज ये मशीनरी जो है 12 लाख की बिक रही है, मजा आ गया, फायदा हो गया। ठीक है, तो उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे। एंड थर्ड सिचुएशन हमारी रहेगी कि हमारी जो मार्केट वैल्यू है दैट इज लेस देन बुक वैल्यू। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मार्केट वैल्यू कम हो गई है और बुक वैल्यू जो है
वो हमारी ज्यादा है। तो ऐसे केस में हमें लॉस होगा और उसको कैसे सेटल करेंगे वो देखेंगे। तो अभी हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले ये वाली सिचुएशन समझ लेते हैं। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों सेम है, फाइन, ठीक है। तो हमारा जो IFR था, IFR कहाँ जाएगा, क्योंकि IFR तो स्पेसिफिक रिजर्व है, इसको हम संभाल के नेक्स्ट ईयर के लिए तो नहीं रख सकते। तो अब क्या करेंगे, इसको सारे के सारे IFR को क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स हमारे पास 2 हैं 3 हैं, उन सब के लिए स्पेसिफिकली कर देंगे 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, 2 C's कैपिटल अकाउंट। और ये पैसा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमेशा बेटा पुराना पैसा है ना, रिजर्व का पैसा है ना, पुराना पैसा आगे के चैप्टर्स में भी तुम पढ़ोगे, तो जितना भी पुराना पैसा होता है वो रिजर्व का है, वो पुराना प्रॉफिट है, वो पुराना किसी भी चीज का पैसा है, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उनमें ओल्ड रेशो में इस रिजर्व के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्लियर। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स। अभी यहाँ पे हम एडमिशन वगैरह तो कर नहीं रहे हैं, हम एक जर्नल टॉपिक ले रहे हैं, तो हम ना कोई एडमिशन कर रहे हैं ना कोई रिटायरमेंट कर रहे हैं, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम एक जर्नल वो कर रहे हैं कि ये जो पैसा है ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। बस ये सारा पैसा पार्टनर्स को मिल जाएगा, जो प्रॉफिट मिलेगा वो तो मिलेगा ही, क्लियर हो गया। यहाँ पे और ज्यादा कोई भी एंट्री नहीं है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। सपोज हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1 लाख की, और जो हमने IFR बना रखा था वो बना रखा था हमने 30,000 का। 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और रेशो जो है वो इक्वल है। हम मान लेते हैं ABC 3 पार्टनर्स हैं और इनका जो रेशो है वो 1:1:1 है, ठीक है। हम इस तरह से इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट, ये तो हमारी बुक वैल्यू है, तो यहाँ पे तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पे जो कंसीडरेशन हमें चाहिएगा, यहाँ पे हम नंबर्स के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। सपोज हमारी जो बुक वैल्यू थी वो तो 1 लाख है, और मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई है। सपोज मार्केट वैल्यू जो है 1,30,000 हो गई है, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या होगा, फर्स्ट एंट्री, तो सबसे पहले जो IFR का पैसा था जो हमने यहाँ पे डाली है एंट्री, यही एंट्री हम यहाँ भी डालेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, IFR अकाउंट डेबिट कर लेंगे, और ये सारा का सारा पैसा, क्योंकि रिजर्व का तो पैसा अब यूज ही नहीं हुआ ना, है ना। IFR का पैसा कब यूज होगा, ये रिजर्व का पैसा तब यूज होगा जब यहाँ पे मार्केट वैल्यू कुछ फॉल होगी, वहां पे IFR का पैसा यूज होगा, यहाँ तो यूज ही नहीं हो रहा। तो सारा का सारा पैसा क्या करेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैंने सीधे PCA लिखा है, फाइन, लेकिन तुम लोग क्योंकि 3 पार्टनर है तो क्या लिखोगे, 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट एंड 2 C's कैपिटल अकाउंट। और इक्वल इक्वल रेशो है 1:1:1, तो ये 30,000 का जो रिजर्व है इक्वल इक्वल बांट देना, तीनों के हिस्से में 10,000 आ जाएंगे, है ना। और IFR का जो 30,000 का रिजर्व हमने बना रखा था वो सेटल हो जाएगा, क्लियर। चलो, एक तो ये हो गया, IFR का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दूसरा, ये भी तो इंक्रीज हुआ है, मार्केट वैल्यू में भी तो 30,000 का अप आया है ना। तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, मार्केट में बढ़ के वो 1,30,000 हो गई। तो ये जो 30,000 का इंक्रीज हुआ है, ये भी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टनर्स को ही मिलेगा, फायदा तो पार्टनर्स को ही हुआ है। तो हम किस तरह से इसको रिकॉर्ड करते हैं, इस वाले 30,000 को, ये जो हमारा 30,000 का इंक्रीज हुआ है उसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हम कैसे लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और इसके अंदर कितना रीवैल्यूएशन हुआ है, 30,000 का रीवैल्यूएशन हुआ है ना। तो 30,000 का रीवैल्यूएशन, और कैसे रिकॉर्ड किया हमने, ये रीवैल्यूएशन कहाँ से आ गया भाई, नया आइटम। अब रीवैल्यूएशन बेटा देखो, इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दोनों ही केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दोबारा से डिफाइन की जा रही है, राइट। तो रीवैल्यूएशन हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो,
लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रीवैल्यू किया जा रहा है, दोबारा से कैलकुलेट किया जा रहा है, तब जाके हमें पता चल रहा है कि मार्केट की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो हम कभी भी इस प्रॉफिट को या इस फायदे को डायरेक्टली पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, बीच में एक अकाउंट आ जाता है रीवैल्यूएशन। तो इन्वेस्टमेंट में जो रीवैल्यूएशन हुआ है, अब रीवैल्यूएशन हमारा किस उसमें हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो फायदा हुआ है, हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन 2 में आता है, क्रेडिट में आएगा ना, इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट याद करो, ऑल द गेन्स आर क्रेडिट, है ना। तो सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में। इन्वेस्टमेंट में ये जो रीवैल्यूएशन हो रहा है उसकी वजह से हमें फायदा हुआ है, तो रीवैल्यूएशन हमारे लिए इनकम लेके आया है, प्रॉफिट लेके आया है, गेन लेके आया है, तो ये हमारे लिए क्रेडिट में आएगा। ठीक है, अब ये जो रीवैल्यूएशन के अंदर पैसा ट्रांसफर हुआ है, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हो ना, थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, अब इस रीवैल्यूएशन में से ट्रांसफर होके ये पैसा पीसीए में जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, इस तरह से करके ये 30,000 का जो प्रॉफिट है जो रीवैल्यूएशन में आया है, 30,000 का प्रॉफिट, उसको हम पार्टनर्स में अगेन ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो तीनों के हिस्से में 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी हमारी जब मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है बुक वैल्यू से। क्लियर हो गया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। मार्केट वैल्यू अगर बुक वैल्यू से ज्यादा है तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। अब प्रॉफिटेबल सिचुएशन है तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारा आईएफआर का पैसा था उसको पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, दूसरा, अब ये जो इन्वेस्टमेंट में रीवैल्यूएशन हुआ है, इंक्रीज हुई है, रीवैल्यूएशन में इंक्रीज हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन 2 में आएगा क्योंकि इनकम लेके आ रहा है, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट में जितना भी इंक्रीज हो रहा है उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और फिर इस रीवैल्यूएशन को हम डेबिट करके पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब कि इन्वेस्टमेंट का जो पैसा आया है वो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा और फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट से वो पार्टनर्स के अकाउंट में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सिचुएशन पे आ जाते हैं जहां पे मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो गई है। यहीं से समझ आ रहा है लॉस हो गया भाई। ठीक है, अब बेटा ये वाली सिचुएशन जो है हमारी फर्दर क्लासीफाई होगी क्योंकि हमें ये भी तो जानना है कि लॉस तो हुआ है पर क्या एक्चुअली लॉस हुआ है। अब यहाँ से तो समझ आ रहा है कि बुक वैल्यू से कम हो गई है हमारी मार्केट वैल्यू तो हमें लॉस हुआ है, लेकिन इस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास आईएफआर तो है ना, रिजर्व बना रखा है ना हमने, तो इसी लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए तो बना रखा है, तो उस रिजर्व को यूज करेंगे। अब इस रिजर्व का यूज यहाँ पे होगा। अभी तक तो दोनों सिचुएशंस में वो रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन अब यहाँ आके आईएफआर को यूज करना हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्केट वैल्यू कम तो हो रही है लेकिन कितनी कम हो रही है। क्या वो हमारे रिजर्व से कॉम्प ऑफ हो जाएगी, क्या वो हमारे रिजर्व से जितना हमने रिजर्व बना रखा है, लाइक हमने 30,000 का रिजर्व बना रखा है, तो इसमें एडजस्ट हो जाएगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर हो जाएगी तो ठीक है और अगर नहीं हुई तो पार्टनर्स के ऊपर बर्डन आ जाएगा आपसे। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कि मार्केट वैल्यू इसकी कम हुई है लेकिन कितनी कम हुई है ये हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये जो फॉल हुआ है, अब फॉल तो समझ में आ गया ना बेटा, ये मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, तो ये जो जितना डिफरेंस आया है, जितनी वो घटी है, उसी को तो हम फॉल बोल रहे हैं। तो उस फॉल से कंपेयर करेंगे आईएफआर को। ठीक है, तो अब जो कंपैरिजन होगा वो इस आईएफआर और हमारी इन्वेस्टमेंट में होने वाले फॉल में होगा और उससे डिसाइड करेंगे कि आगे एंट्री कैसे करनी है। तो सपोज हमारा जो फॉल है वो हमारे आईएफआर के इक्वल है।
ठीक है। दूसरी सिचुएशन आएगी कि हमारा जो फॉल है दैट इज लेस देन IFR, तो हम किस तरह से एंट्री करेंगे। और अगेन सबसे टिपिकल कि हमारे पास जो है फॉल जो है वो मोर देन IFR है, रिजर्व से ज्यादा फॉल है हमारी इन्वेस्टमेंट में। एक एक सिचुएशन को पढ़ लेते हैं। तो अगर हमारा फॉल जो इन्वेस्टमेंट में फॉल हुआ है वो IFR के बराबर है, तो IFR तो हमने 30 लिया था ना, तो मान लेते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट में फॉल भी 30,000 का हुआ है और IFR भी हमारा जो है 30,000 का हो रखा है, ठीक है। तो ये जितना फॉल हुआ है 1 लाख से 17,000 पे आ गई है मार्केट वैल्यू, यही तो रहा होगा ना। तो यहाँ पे जो भी फॉल हुआ है उस फॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास IFR है ना, तो उसी से सेटल कर देंगे इसको। तो हमारे पास होगा क्या, हमारा जो IFR था वो सीधे डेबिट हो जाएगा किसके नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे। 30,000 हमारा IFR था और 30,000 ही इन्वेस्टमेंट में इशू आया है जो फॉल हुआ है, तो 30,000 से 30,000 का लॉस सेटल हो गया, खत्म। पार्टनर्स को अब कुछ मिलेगा ही नहीं, इसका नहीं मिलेगा। जो प्रॉफिट उनके हिस्से में आएगा वो तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो इस वाली सिचुएशन में था पूरा का पूरा IFR पार्टनर्स के लिए बच गया था, वो यहाँ नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तब आगे बढ़ लेते हैं। अगर हमारे पास फॉल कम है और IFR ज्यादा है, तो सपोज IFR तो हमारा 30,000 का था ही, तो हम मान लेते हैं हमारा जो फॉल हुआ है वो 15,000 का हुआ है। मतलब कि मार्केट वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, हम यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट वैल्यू हमारी हो गई है 80,000, बुक वैल्यू 1 लाख थी, 15,000 का फॉल हो गया ना, तो 1 लाख से 85,000 पे आ गई है वैल्यू, फॉल हो गई है। तो 15,000 का फॉल हुआ है हमारा। तो ऐसे केस में हमारा रिजर्व अभी भी ज्यादा है ना। तो अब हम करेंगे क्या, IFR के पैसे को तो अभी सेटल करना है, जितना यहाँ पे यूज होगा, बाकी का बचा हुआ कहाँ जाएगा, बाकी का बचा हुआ पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आगे नेक्स्ट ईयर के लिए तो हम इसको लेके नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। अब ये डेबिट कितने का था, ये तो 30,000 का ही डेबिट होना है पूरा का पूरा, अभी होना है सेटल, ठीक है। टू, अब हम क्या क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट में हमारा कितना होगा 15,000 एडजस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट में तो 15 ही होगा, एंड बाकी का बचा हुआ पैसा कहाँ चला जाएगा, PCA में चला जाएगा। समझ आ गया, जितना पैसा जितना फॉल यहाँ पे हुआ था उतना हमने रिजर्व में से पहले उसको निपटा लिया। 30,000 का रिजर्व था, 15,000 का जो एक्सपेंस था उसको खत्म कर लिया, निपटा लिया, उसको फिनिश कर लिया। बाकी का बचा हुआ पैसा हमने क्या किया है, हमने पार्टनर्स को भेज दिया, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स के लिए तो इनकम ही है, जो प्रॉफिट मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन 5,000 क्योंकि हम इक्वल लेके चल रहे हैं ना रेशो, तो 5,000 तीनों को मिलेगा यहाँ पे इस वाले पुराने रिजर्व में से, ठीक है। तो समझ आया कि जब ये इक्वल होती है तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिला, और जब ये फॉल जो है IFR से कम होता है तो जितना है उतना एडजस्ट कर देंगे, उतना क्लेम जो है एडजस्ट कर देंगे, और बाकी का बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी अगेन टिपिकल सिचुएशन पे। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो फॉल है ये ज्यादा हुआ है IFR से। अब IFR था हमारा 30,000 का और फॉल हो गया सपोज 45,000 का, तो 45,000 का फॉल होने का मतलब है कि ये जो मार्केट वैल्यू है ना यहाँ पे हमारी, ये मार्केट वैल्यू घट के 45,000 कम हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये 55,000 की बची है इन्वेस्टमेंट, अब हमारी 1 लाख से 55 पे आ गई है, तभी तो हमारे पास 45,000 का लॉस हुआ है, फॉल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली लॉस वाली सिचुएशन अकर होती है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वो रिवैल्यूएशन जो था ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारे पास वही रहेगी, सबसे पहले तो हम IFR को ही डेबिट करेंगे। अब IFR में तो खाली 30,000 था और हमारा
इन्वेस्टमेंट का कितना था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 45,000, तो ये बचा हुआ 15,000 कहाँ से आएगा, बचा हुआ 15,000 हम लेके आएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे 15,000 से, तब जाके हमारा ये फॉल कवर होगा। 30,000 का तो रिजर्व यूज हो गया, और 15,000 और यूज हुए हैं, वो 15,000 हम कहाँ से लाएंगे, रीवैल्यूएशन से लेके आएंगे। ठीक है फाइन, रीवैल्यूएशन से हमने मंगा लिया, रीवैल्यूएशन का पैसा हमने यहाँ पे लाके डाल दिया। अब रीवैल्यूएशन में कहाँ से आएगा, रीवैल्यूएशन में आएगा पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करके, क्योंकि जब बचे हुए पैसे को पार्टनर ले रहे थे, रिजर्व के बचे हुए पैसे को पार्टनर ले रहे थे, तो अब जब जरूरत पड़ी है पैसे की तो वो भी तो पार्टनर्स ही देंगे ना, तो अब पार्टनर्स को देना है, तो पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो सेकंड एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में पैसा जाएगा, कहाँ से जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करके जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट ओल्ड रेशो में। ठीक है, 1:1:1 है, और हमें चाहिए कितना, 15,000 चाहिए, तो 5,000 ईच, तीनों के में से एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, हो गए 15,000 रिवैल्यूएशन में। ठीक है, 2 ये पैसा भेजा कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेजा जाएगा। ठीक है, तो बेटा कोई भी फ्लक्चुएशन अगर इन्वेस्टमेंट में आती है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, एक सिचुएशन हमने यहाँ पे की थी ना जहाँ पे इंक्रीज हुआ था, तो वो इंक्रीज वाला पैसा भी डायरेक्टली पार्टनर्स के अकाउंट में नहीं गया था, वो भी रीवैल्यूएशन में आया था पहले, फिर पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। सेम यहाँ पे बेटा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे यूजुअली मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो पहले पैसा जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट से यूज किया जाएगा और रीवैल्यूएशन में पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पार्टनर्स के अकाउंट से जो पैसा डेबिट होगा वो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट का पैसा जो है वो आईएफआर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के फॉल को कवर करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्रीज को डिफरेंट सिचुएशन में करते हैं। अब क्वेश्चन में ये इतना बड़ा नहीं आएगा, क्वेश्चन में इनमें से कोई एक सिचुएशन दे दी जाएगी, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू इतनी है और मार्केट वैल्यू इतनी है और रिजर्व इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ढूंढ लेना कि कौन सी वाली सिचुएशन है, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंट्रीज कर देना। तो होपफुली आईएफआर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है आपको समझ आया होगा। ऐसी ही क्लासेस के लिए बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में उनको भी ये चीज़ समझ में आए उसके लिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करिए। थैंक यू।